ऐसी वाली लाइन का मतलब सर डिजाइन वाला। देखो जी, रूरल डेवलपमेंट की डेफिनेशन मीनिंग क्या है? ग्रामीण विकास का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक समृद्धि के लिए एक नियोजित कार्यविधि एक्शन प्लान से है। मतलब जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के अभी तक कौन कौन से एक्शन प्लान किए गए, कौन कौन से प्लानिंग की गई। जो रूरल एरिया जो होते हैं वो थोड़े बैकवर्ड एरियाज होते हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ डेवलप नहीं करोगे तो वहाँ के लोग, वहाँ का रिसोर्सेज जो हैं वो बैकवर्ड ही रह जाएंगे। तो उसको जो है डेवलपमेंट करना जो क्या कहलाता है, रूरल डेवलपमेंट कहलाएगा, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि इसका महत्व क्या है, ठीक है, कैसे कैसे किया जा सकता है, चैलेंजेस क्या है रूरल एरिया में, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ रहती हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं, महत्व के बारे में, कि जो गांव के या जो गांव वाले जो इलाके हैं हमारे देश के अंदर, उनका डेवलपमेंट होना क्यों जरूरी है, ठीक है। ग्रामीण विकास का महत्व इस तथ्य से उभरता है कि हमारी जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, ठीक है। पूरे इंडिया का मोस्ट ऑफ द पब्लिक जो होती है वो विलेज एरिया में ही रहती है, ठीक है जी, जो बहुत अधिक निर्धनता से पीड़ित है, ठीक है, जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा होती है, पॉवर्टी जो है ज़्यादा बड़े लेवल पे है। जब तक आर्थिक समृद्धि को ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि से तथा विकास में नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक अर्थव्यवस्था की संपूर्ण वृद्धि में संपूर्ण वृद्धि दूर का स्वप्न बनी रहेगी। अगर आप अपने पूरे देश का डेवलपमेंट करना चाहते हो और सिर्फ अगर आप अर्बन एरियाज को ही डेवलप कर लेते हो तो आप अपने देश को डेवलप नहीं कर पाओगे। अगर देश को डेवलप करना चाहते हो तो आपको अर्बन के साथ साथ रूरल एरिया का भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, उनके बारे में ख्याल रखना पड़ेगा, उनके बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाकर के आप होल कंट्री का जो है डेवलपमेंट कर पाओगे, ठीक है जी। 1999 के सुधार मूल रूप से औद्योगिक विकास तथा बाहरी व्यापार पर केंद्रित थे। कृषि क्षेत्र की अवहेलना की गई। जब 1991 में जब पॉलिसी लेकर के आए थे तो उस पॉलिसी में जो ग्लोबलाइजेशन आया, लिबरलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन आया, तो एलपीजी ने क्या किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है इग्नोर कर दिया। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो कहाँ पे पाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में ही पाया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र जो है उससे जो है पिछड़ा रह गया, ठीक है, उसके ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। 1991 में आरंभ किए गए सुधारों की प्राथमिक कार्यसूची में कृषि में निवेश कहीं भी नहीं था। मतलब जो एक चार्ट बनाया गया कि किस हिसाब से हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, तो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए लिस्ट में था ही नहीं कुछ कि एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप करेंगे। वहां पे एग्रीकल्चर की बात ही नहीं करी गई, ठीक है जी। परिणाम स्वरूप एक और सकल घरेलू उत्पाद में संपूर्ण वृद्धि तथा दूसरी ओर कृषि क्षेत्र में समृद्धि में बीच गहराई खाई उत्पन्न हो गई। हुआ क्या कि भाई एलपीजी को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर दिया गया कि देश की जीडीपी बहुत तेजी से ग्रो तो करने लग गई, पर एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा और एग्रीकल्चर सेक्टर और ज़्यादा बैकवर्ड होता चला गया। जिस हिसाब से जीडीपी बढ़ रहा था तो जीडीपी का बढ़ना इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर की वजह से जो है बहुत तेजी से बढ़ता चला गया और एग्रीकल्चर पे ध्यान ही नहीं दिया गया, तो बीच की जो है गैप जो है बहुत ज़्यादा गैप हो गया, ठीक है। ऐतिहासिक रूप से विकसित देशों की समृद्धि की प्रक्रिया का मुख्य कारक औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि प्रक्रिया रही है, परंतु कृषि क्षेत्र की समृद्धि के बिना नहीं। परंतु भारतीय समृद्धि की कहानी में कृषि क्षेत्र धारणीय आजीविका के वैकल्पिक स्रोतों के बिना भयंकर बेरोजगारी के साथ निरपेक्ष निर्धनता से पीड़ित है। देखो कहा जा रहा है कि जनरली जो डेवलप कंट्री होती है ना, वहां पर भी यही हाल है कि सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से जीडीपी बहुत तेजी से ग्रो करती है, पर वहां पे ऐसा नहीं होता कि एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल ना के बराबर हो। वहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहां पर, बट इंडिया में अपोजिट है। यहाँ पर जो जीडीपी बढ़ती है वो सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर की वजह से बढ़ रही होती है। जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है जी। परिणाम स्वरूप 2% निम्न समृद्धि दर से के साथ भारतीय कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में संपूर्ण वृद्धि की प्रक्रिया में बाधा बनकर उभरा। सकल घरेलू उत्पाद का समृद्धि का 7 से 8% दर की तुलना में कृषि क्षेत्र 2% की वृद्धि करने में अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक असंतुलन पैदा किया है। तो हुआ क्या, अब इस जो अनबैलेंस्ड ग्रोथ की वजह से क्या हुआ कि जहां पर जीडीपी में 6 से 7% हर साल ग्रोथ करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ 2% ग्रोथ करता है।
तो इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके पीछे उसके ऊपर जो है ध्यान ही नहीं दिया गया कभी। ठीक है, ग्रामीण विकास की आवश्यकता मौजूदा तथा उभरती हुई चुनौतियों को संबोधित करते हुए अति आवश्यक है कि यहाँ पर जो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि उन जो कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर ध्यान दिया जाएगा तभी जाकर के जो है आपकी कंट्री का जो एक पूर्ण क्या कहते हैं विकास कहलाएगा वो। ठीक है, एक होल ग्रोथ अगर चाहते हो देश की तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंस। ठीक है, महत्व। ठीक है, अब बात करते हैं कि ग्रामीण विकास की चुनौतियां कौन सी हैं। ठीक है, लिंजरिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल क्रेडिट एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग। हमारे देश के अंदर जो गांव वाले इलाके हैं वहां पर सबसे ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ें कौन कौन सी है, क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली और सबसे बहुत ही ज़्यादा बड़ी समस्या जो है वो कहलाती है रूरल क्रेडिट की। गांव के अंदर लोन का मिलना बड़ा ही मुश्किल है। अगर आपको लोन लेना है तो अब अनऑथराइज से तो बहुत आसानी से लोन मिल सकता है। साहूकार से ले लो, पड़ोसी से ले लो, जमींदारों से ले लो, ठीक है ना, जो रिश्तेदार हैं उनसे ले लो, वो दे देंगे, पर उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, प्लस वो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी मांगते हैं। लोन नहीं दे पाओगे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट को जब्त कर लेते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर क्या होता है कि डेब्ट क्रेडिट में जाल में जो है फंस जाते हैं। अगर आपने किसी से 1000 रुपये का लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट जो है वो 10% का है, तो अगर 10% इंटरेस्ट लिया तो इसका मतलब क्या है, 100 रुपये इंटरेस्ट बना। और 100 रुपये इंटरेस्ट, अगर आप 1000 रुपये पे 100 रुपये इंटरेस्ट दे रहे हो और ये इंटरेस्ट देते देते आपको डिले हो गया, और डिले होने में आपको 10 महीने हो गए, सिर्फ 10 महीने की बात कर रहा हूँ, 1 साल भी नहीं है, 10 महीने हो गए, तो ये 1000 रुपये तो आपका 1000 रुपये रहेगा ही। और अगर सिंपल इंटरेस्ट पे भी दे रहे हो ना तो 1000 रुपये और इंटरेस्ट बन गया। मतलब कहने का है कि अमाउंट डबल हो गया 10 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, अब इसके बाद सिचुएशन ऐसी आएगी कि आप इंटरेस्ट पे करोगे या प्रिंसिपल अमाउंट पे करोगे। समझ में आई बात? एक ऐसी सिचुएशन आ जाना कि आपका जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से भी ज्यादा हो गया। मतलब आपका लोन तो 1000 रुपये का था पर उस पर इंटरेस्ट 15,000 रुपये चढ़ चुका है, तो आप 15,000 पे करोगे या 1000 रुपये पे करोगे? समझ में आई बात? ये कहलाता है वाइसियस सर्कल, डेब्ट क्रेडिट कहलाता है। ठीक है, ये एक ट्रैप है, जाल है। इस जाल में फंस जाता है इंसान, और फंसने के बाद सारी जिंदगी लोन भरते भरते निकल जाती है। आ गई बस में? तो रूरल क्रेडिट के बारे में बात करते हैं। तो रूरल क्रेडिट क्या कहला रहा है? आपका ग्रामीण शाख अथवा कृषि शाख की आर्थिक खेती के लिए खेती के लिए शाख का उदाहरण है। ग्रामीण शाख क्षेत्र कृषि गतिविधियों का जीवन रेखा है, लाइफलाइन है। ठीक है, देखो जी, जो रूरल क्रेडिट है दो पर्पज से लोन लिया जाता है यहाँ पर। एक तो खेती करने के लिए लिया जाता है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर घर वर के जो पार्ट या फिर के ट्रैक्टर खरीदना है, ज़मीन खरीदनी है, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है, शादी वगैरह के लिए जो है लोन लिया जाता है। ठीक है, तो एक तो एग्रीकल्चर पर्पज़ हो गया, एक अदर पर्पज़ हो गया आपका। ठीक है, तो इसके लिए लिया जाता है। ठीक है, और ये लाइफलाइन है, क्योंकि किसान के पास अगर कोई खेती करता है तो वो पहले वो इनपुट लगाता जाता है, इन्वेस्टमेंट करता जाता है, और अगर 3 महीने या 4 महीने की फसल है तो 4 महीने तक लगातार उसमें पैसा लगता ही जाएगा, और 4 महीने बाद जब फसल कटेगी तब उसके पास पैसा आएगा। उस 4 महीने तक उसको अपना घर का खर्चा भी चलाना है और उस खेत का खर्चा भी चलाना है, और इतना अमीर किसान है ही नहीं कि उसके पास इतना बैकअप हो कि वो पूरा का पूरा खर्चे चला ले। इस वजह से उसके पास पैसा नहीं होता, तो इस सिचुएशन में उसको अगर लोन ना मिले तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। समझ आई बात? तो उसको मजबूरी में लोन प्राइवेट लोगों से लेना पड़ता है, फिर वो जो है लोन के जाल में फंस जाता है। ठीक है, इस वजह से जो लोन जो है, रूरल क्रेडिट जो है, वो जो ग्रामीण इलाके होते हैं, रूरल एरिया होते हैं, उसकी लाइफलाइन है। वहाँ पर उधार पे ही सब कुछ चलता है, लोन पे ही सब कुछ चलता है वहाँ पर। ठीक है, भारत के अधिकतर कृषि परिवार छोटे और सीमांत जोत वाले हैं। जितने भी ज़्यादा परिवार होते हैं, सब परिवार जो है उनके पास जो ज़मीन जो होती है उनके बहुत छोटे टुकड़े होते हैं और दूर दूर होते हैं। ठीक है ना, जमीन के टुकड़े छोटे होना और दूर दूर होना। ठीक है, ये वहाँ के सबसे मेन, और वो जो है जीवन निर्वाह खेती, सब्सटेंशियल फार्मिंग ही करते हैं खाली। सब्सटेंशियल फार्मिंग का मतलब है कि आपने खेती करी
अनाज निकला, बेचने लायक अनाज नहीं है वो, आपका साल भर का कंजम्पशन कर लोगे, बस उतना ही बहुत है। उतना फसल निकलती ही नहीं है कि हम मार्केट में जाके बेचें, हम उसको रख लेते हैं, साल भर खाते रहते हैं, साल भर उसी से काम चलता रहता है। इसे कहते हैं जीवन निर्वाह कहते हैं, बस जीवन जीने के लिए जो है खेती करते हैं हम। आई बात समझ? ठीक है, तो पुनः निवेश के लिए अधिक विकास अर्जन कर पाते हैं, अतः साख अनअवॉइडेबल आवश्यकता है। यहाँ पर जो है पैसे की जरूरत अनअवॉइडेबल है, बिना पैसे के तो काम हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका फसल को बोने तथा काटने की प्रयोक्ता। ठीक है, गेस्टिनेशन पीरियड कहा जाता है कि बोया गया तब और काटा गया तब, बीच में बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के बीच में बहुत सारे खर्चे होते हैं, जबकि पैसा आएगा एक भी रुपये नहीं आपके पास से। ऐसा तो है नहीं कि भाई थोड़े छोटे फसल है उसमें से काट के बेच लो, पूरी फसल तैयार होगी उसके बाद ही फसल कटेगी, उसके बाद ही फसल बिकेगी। समझ में आई बात? तो यह बीज, खाद, औजार और पर शुरुआती निवेश पर तथा शादी, मृत्यु, जन्म आदि अन्य धार्मिक समारोहों पर जो है खर्चे के लिए जो है पैसों की जरूरत पड़ जाती है, और इससे जो है लोन की आवश्यकता और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो यह बात करते हैं कि एक सामान्य भारतीय किसान साख की जरूरतों के मोटे तौर पर निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। तो अगर रूरल क्रेडिट को बात किया जाए, ठीक है, तो रूरल एरियाज में 3 तरीके के लोन इशू किए जा सकते हैं। पहला हो जाता है आपका अल्पकालीन शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, जो कि 6 महीने से लेकर के 12 महीने तक का होता है, मतलब मुश्किल से 1 या 2 फसल के लिए। ठीक है, वो फसल कटेगी, लोन पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसकी आवश्यकता बिजली के भुगतान करने के लिए। छोटे और सीमांत किसानों को इतना भी नहीं बचा पाते कि वो राशि द्वारा अपने अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा कर सके, इस कारण उन्हें ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है। छोटे किसान जो होते हैं उनके पास बहुत थोड़ा पैसा बचता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा, मतलब एक फसल काट ली उसमें 10,000 15,000 ही बच गया तो बहुत बड़ी बात है। एक फसल कितने में 6 महीने में हो रही है, तो 6 महीने में अगर 10-15,000 बचा रहे तो क्या बचा रहे हो आप, समझे। अगला है मिड टर्म क्रेडिट। मिड टर्म क्रेडिट का टाइम पीरियड कितना होता है, इसका 12 महीने से लेकर के 5 वर्ष तक के लिए। ठीक है, इसके अंदर जनरली क्या होता है, मशीनरी खरीदना, ठीक है, ट्रैक्टर खरीद लिया है, ठीक है, इन सब चीज़ों को खरीदेंगे, कुआं खुदवाने के लिए। ठीक है, ऐसे ऋणों की अवधि जो है 12 महीने से 5 वर्ष तक की होती है। ठीक है, दीर्घकाल, अब दीर्घकाल क्या होगा, लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म में 5 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक के टाइम के लिए आता है, और इसके अंदर का जो पर्पज होता है वो ज़्यादा जमीन खरीदने के लिए होता है। ठीक है, जमीन खरीदेंगे, उस पर लॉन्ग टर्म में पैसे देते रहेंगे और खेती उस पर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो दीर्घकालिक साख की आवश्यकता अतिरिक्त एडिशन भूमि या खरीदी या मौजूदा भूमि पर स्थायी परमानेंट इंप्रूवमेंट करने के लिए होती है। कोई पहले से जमीन है उसके ऊपर कुछ सुधार करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए खर्च किया जाएगा, या फिर पहले से भूमि नहीं है तो वो नई भूमि खरीदने के लिए उस पर खर्चा किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये 3 तरीके के लोन जो है होते हैं। अच्छा जी, अब जरा बात करते हैं सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। कौन कौन से सोर्स हैं, किस किस सोर्स से जो है गांव के अंदर जो है लोन लिया जा सकता है। सबसे पहला सोर्स 2 तरीके से बांट लेते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल गैर संस्थागत और इंस्टीट्यूशनल संस्थागत। गैर संस्थागत वो हैं जो सरकार के अंडर में नहीं आते हैं। ठीक है, ये क्या है, कोई प्राइवेट व्यक्ति है उसके द्वारा। ठीक है, कौन कौन आते हैं इसके अंदर, जैसे नॉन इंस्टीट्यूशनल में भूस्वामी, जमीन का जो मालिक है उसी से उधार ले लिया। ठीक है, गांव के व्यापारी से ले लिया, ठीक है ना, या महाजन होते हैं, पैसे देने का ही काम करते हैं ये लोग, ठीक है, उससे ले लिया। भारत में गैर संस्थागत 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ये 3 महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ठीक है, पारंपरिक दृष्टि से किसानों की अधिकांश साख की जरूरतें इन्हीं स्रोतों से पूरी की जाती हैं, और अभी भी जो इसकी आवश्यकता है टोटल क्रेडिट का 93% जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल से ही लिया जाता रहा है। ठीक है जी।